हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है कॉस्ट का पहला चैप्टर जो करने वाले हैं, ठीक है। कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं होता है क्या है। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है वो जानना हम लोग के लिए थोड़ा जरूरी है कि कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट क्यों करते हैं हम लोग। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए या प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कॉस्ट को एस्टिमेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहले कॉस्ट को एस्टिमेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं और सेलिंग प्राइस हम डिटरमाइन कर पाते हैं। ओके, सो हम लोग जरा देखते हैं कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ये भी क्या है, ये अकाउंटिंग है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। वैसे ही ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग है एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है, या इसको हम लोग मेथड बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं इसको, चाहे हम लोग बोल लेते हैं इसको कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, या एक मेथड है या एक टेक्निक है जिससे हम किसी कॉस्ट को असर्टेन कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। दैट इज एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट एंड देयर एनालिसिस। कॉस्ट को एस्टिमेट कर पाए, कॉस्ट को एनालाइज कर पाए, ठीक है। यही होता है हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आते हैं जरा सा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम लोग कॉस्ट को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस को लेकर जब भी हम लोग सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने जाएंगे तो कुछ एक्सेप्शन होता है। जैसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर लेंगे, मतलब कहने का अगर मान लीजिए हम लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हम लोग का एक सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करने के पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शन है। हर चीज अपने हिसाब से हम लोग जो है सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें क्या एक्सेप्शन है, अगर बड़ा कंपटीटिव मार्केट है, एक बड़ा कंपटीटिव मार्केट है, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है वो कंपटीटिव के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जो कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, ठीक है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। दूसरा हम लोग का कुछ मेडिसिन है, ठीक है, जिसका कंट्रोल कुछ स्टैट्यू करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल आता है, ठीक है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करते हैं या कोई स्टेटस डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर मेडिसिन का प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है हम लोग के डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, अगर कंपटीटिव प्रोडक्ट है तो कंपटीटिव प्रोडक्ट का कंपटीशन के हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ मेडिसिन जिसका कंट्रोल स्टैट्यू करता है, उस मेडिसिन का जो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन वो स्टैट्यू करता है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आफ्टर दिस, ठीक है, हम लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे। प्रॉफिट अपने हिसाब से हो सकता है ना, 10% प्रॉफिट लगाना है, 5% प्रॉफिट लगाना है, 10%, 20%, 15%, या अपने हिसाब से हम लोग प्रॉफिट को उस पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर हम लोग प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब जरा से यहाँ पर हम समझते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, जो चीज हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। जो हम लोग के पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ फैसिलिटी को इंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ फैसिलिटी को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको बेटर वे में यूज करना पड़ता है, तब जाकर हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें तो खर्चा है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें मेरे पास जो अवेलेबल है उसी को बेटर वे में यूज करना है और इससे जो है कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, बट कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट आता है, इन दिस वी विल ट्राई टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल, ठीक है। सो
अगर हम लोग कॉस्ट कंट्रोल हम लोग यूज करेंगे, इससे क्या होगा, हम लोग जो प्री डिटरमाइंड गोल जो हम लोगों ने किया है, गोल हम लोगों ने जो सेट किया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट कंट्रोल से हम लोग का जो प्री डिटरमाइंड टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, और कॉस्ट रिडक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसको रिवाइज कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा इंट्रोडक्शन हम लोग डीपली नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। ऐसे तो क्लासिफिकेशन बहुत सारा है, लेकिन कुछ जो है हम लोग को इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जानना जरूरी है, वो हम लोग जरा सा देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट में एलिमेंट क्या क्या हो सकता है जिससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो कॉस्ट में मेनली 3 ही एलिमेंट होता है, जब भी हम लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने जाते हैं ना, तो वहां पर 3 ही एलिमेंट होता है, और भी है, ठीक है। जो मेन 3 एलिमेंट है वो है मटेरियल, ठीक है, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या क्या है, मटेरियल है, ठीक है, जो हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, लेबर जो हम लोग को मटेरियल या फिनिश गुड्स बना कर देता है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम लोग डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हम लोग का एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको हम लोग को बिजनेस में यूज करना पड़ता है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। अब ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई। ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई। देखो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉस्ट को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब बहुत सारे बच्चे लोग जानते होंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। जैसे कि हम लोग अकाउंट्स में पहले भी पढ़े हुए हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जरा सा हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस आता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, या डायरेक्टली जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, और जो इनडायरेक्ट जितना भी ऑफिस का खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब आज हम लोग कॉस्टिंग में जरा सा इसको हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। सो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, these are the costs which is easily identified in the finished product। किसी भी कॉस्ट को अगर किसी फिनिश प्रोडक्ट में, मान लो कि एक फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो एक पेन है, ठीक है, इसको बनाने का जो कॉस्ट लगा, ठीक है, मान लो 10 रुपए इसका कॉस्ट लगा। कितना लगा इसका कॉस्ट, मान लेते हैं 10 रुपए इसका कॉस्ट लगा, ठीक है। अब इस 10 रुपया में कितना डायरेक्ट कॉस्ट को अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, 10 रुपया में से मान लेते हैं 5 रुपया मेरा क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, क्या है, डीसी है, डायरेक्ट कॉस्ट है। तो हम 10 रुपया में से 5 रुपया आइडेंटिफाई कर लिए ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट। अब बात है सर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, कौन सा ऐसा कॉस्ट जो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम लोग मटेरियल जो है डायरेक्ट कॉस्ट है, और वेजेस भी क्या है, एक डायरेक्ट कॉस्ट है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, कि कितना हम लोग एक यूनिट बनाने के या जो कॉस्ट लगता है उसमें कितना मटेरियल लगा, कितना वेजेस लगा, ठीक है। अब इस कैसे हो सकता है, सपोज दैट जितना मटेरियल लगाएंगे हम लोग का उतना क्या हो जाएगा, पेन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जितना वर्कर लगाएंगे उतना क्या होगा हम लोग का, और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जैसा आप मान लो अब वेजेस देने का अलग अलग तरीका है, ठीक है, कोई पर यूनिट पीस रेट पे देता है, ठीक है, कोई आवरली रेट पे देता है, ठीक है, तो अलग अलग तरीका है। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं पीस रेट है, मतलब जितना आप पेन बनाइएगा उतने हिसाब से आपको जो है एक जो है अमाउंट मिलेगा, वेजेस मिलेगा। तो ऐसा हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं एक पेन बनाने के लिए आपको 2 रुपए मिल रहा है, ठीक है, एक पेन बनाने के लिए हमको कितना मिल रहा है, 2 रुपए मिल रहा है। तो वेजेस जो है वो क्या हो रहा है, एक पेन के लिए 2 रुपए मिल रहा है, एक पेन के लिए 2 रुपए मिला। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए ना कि 10 रुपए में से 2 रुपए क्या है, मेरा वेजेस है, ठीक है। 3 रुपए क्या है, मेरा मटेरियल है। मटेरियल कितना है, 3 रुपए का मटेरियल लग रहा है, एक पेन को बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है, 3 रुपए का मटेरियल लग रहा है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए ना कि एक टोटल फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट मेरा टोटल 5 रुपया लग रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं जरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, दीज आर द कॉस्ट व्हिच कैनॉट बी आइडेंटिफाइड इजीली इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। किसी भी फिनिश प्रोडक्ट में हम लोग जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट
कॉस्ट, ठीक है। अब ऐसा कौन सा कॉस्ट है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल मानते हैं हम लोग का फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट जैसे कहने का है कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, किसी महीना प्रोडक्शन हो रहा है 10,000 यूनिट, किसी महीना प्रोडक्शन हो रहा है हम लोग का 5,000 यूनिट, किसी महीना हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा है 20,000 यूनिट। तो हम लोग एक फ्लेक्सिबल है, मतलब जितना हम चाहे उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री का रेंट क्या होगा, हर महीना फिक्स होगा। मान लेते हैं एक फैक्ट्री का रेंट है मान लो 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया इस महीना भी देंगे तो 5,000 यूनिट बनाए, 10,000 रुपया अगला महीना देंगे तो मान लीजिए प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं 10,000 यूनिट बना रहे हैं, फिर उसके नेक्स्ट ईयर अगर 10,000 रुपया हम लोग मंथ का रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहां 20,000 यूनिट हम लोग प्रोडक्शन बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या हम लोग का फ्लेक्सिबल है, प्रोडक्शन हम लोग जो है वेरिएबल्स है, ठीक है, प्रोडक्शन हम लोग जितना ही बना लेंगे बट रेंट क्या हम लोग का फिक्स है। तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट में। अब अगर ऐसा बोले कि एक पेन को बनाने के लिए 10 रुपया लगता है, उसमें फैक्ट्री का रेंट कितना है, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, ठीक है। वैसे हम लोग का प्लांट का डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोई एक मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, ठीक है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया। अब इसको भी कभी ज्यादा यूज कर रहे हैं कभी कम यूज कर रहे हैं, तो कब हम आइडेंटिफाई करेंगे कब कम यूज किए कब ज्यादा यूज किए, तो इसको भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का कभी काम हो रहा है, ठीक है, सुपरवाइजर काम कर रहा है अपना, वही प्रोडक्शन का हिसाब से, प्रोडक्शन जितना बढ़ रहा है तो सुपरवाइजर को सैलरी थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, तो सुपरवाइजर को उतना ही सैलरी मिल रहा है हर महीना। मान लो कि 40,000 रुपए सुपरवाइजर का सैलरी है, किसी महीना प्रोडक्शन हुआ 5,000 यूनिट, किसी महीना प्रोडक्शन हुआ 10,000 यूनिट, किसी महीना प्रोडक्शन हुआ 50,000 यूनिट, तो इससे सुपरवाइजर का सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें भी आइडेंटिफाई करना लोगों को मुश्किल होगा। इंश्योरेंस भी फिक्स है, तो जो चीज फिक्स है ना, जो चीज इनडायरेक्ट है ना, जो चीज हम लोग का फिक्स है या उसको हमेशा हर महीना हमको पेमेंट करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग को जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हम लोग का तीन कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जितना भी आप प्रोडक्शन करो, जितना भी आप प्रोडक्शन करो हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, जितना भी आप प्रोडक्शन करो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो दीस आर द कॉस्ट व्हिच रिमेन द फिक्स इन टोटल, ठीक है, जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग बार-बार एग्जांपल दे रहे हैं फैक्ट्री रेंट का, तो फैक्ट्री रेंट उतना ही रहेगा जितना इस महीना है उतना अगला महीना भी रहेगा, बट प्रोडक्शन में भी हो सकता है वैरी हो सकता है, इस महीना कम है तो अगला महीना उतना ज्यादा हो, ठीक है। इंश्योरेंस भी वही है, इंश्योरेंस हर महीना लोग क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, हर महीना फिक्स होता है, ठीक है, या हर साल फिक्स होता है, हम लोग को उतना ही पेमेंट करना पड़ता है, बट प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी हो सकता है इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हम लोग का प्रोडक्शन पर, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट का जितना भी आप वॉल्यूम में प्रोडक्शन करो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, दिस आर द कॉस्ट व्हिच इज चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन एज दैट ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होगा, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, वैसे ही आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। जैसे मान लो कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, लेबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन कमाना है तो हमको लेबर कम करना पड़ेगा, मटेरियल कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जरा एक समझते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या है, आप प्रोडक्शन बढ़ाइए ये चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, घटाइए, ठीक है, प्रोडक्शन कम कीजिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहेगा। मतलब फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, हम लोग को फिक्स रहेगा, ठीक है, जितना भी आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन घटाइए या बढ़ाइए उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइएगा या घटाइएगा, जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे ही कोई आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या हम लोग का मटेरियल है, लेबर है, ठीक है, तो जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मटेरियल, जाहिर सा बात है मटेरियल बढ़ाएंगे तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब ज्यादा मटेरियल लगाएंगे तो ज्यादा लेबर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा लेबर लगेगा। तो जैसे जैसे हम लोग का प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे मटेरियल और लेबर भी चेंज होता रहता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं।
अब आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इसमें फिक्स कॉस्ट भी रहता है और वेरिएबल कॉस्ट भी रहता है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है, फिक्स कंपोनेंट भी है और वेरिएबल कंपोनेंट भी है। अब ऐसा कौन सा कॉस्ट है जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों रह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखना मेट्रो रेलवे टिकट, मेट्रो का जो टिकट होता है, मेट्रो का जो टिकट होता है ना, वो ऐसे रहता है। मान लो पहला स्टेशन है, पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन जा रहे हैं तो 10 रुपया लगेगा, ठीक है, या मान लो स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रहा है तो 10 रुपया लग रहा है। अब स्टेशन बी से सी जा रहा है तो 20 रुपया लग रहा है। तो देखना सॉरी रेंज गड़बड़ हो गया। मान लेते हैं यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, 1 से 10 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो पैसा है वो क्या लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। अब इसमें जो है 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, ठीक है, 4 अलग अलग स्टेशन हम लोग गए, ठीक है। अब पहला स्टेशन जाएंगे तो भी 10 रुपया लगेगा, दूसरा स्टेशन जाएंगे तो भी 10 रुपया लगेगा, तीसरा स्टेशन जाएंगे तो भी 10 रुपया लगेगा और चौथा स्टेशन जाएंगे तो भी 10 रुपया लगेगा। जैसे ही हम लोग और 4 स्टेशन, मतलब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है, ये पहले 4 स्टेशन के लिए 10 रुपया फिक्स है, फिर नेक्स्ट 4 स्टेशन के लिए कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो देखो कुछ फिक्स पोर्शन है, ठीक है, और अगर 5वां स्टेशन जाना है तो हमको कितना देना पड़ेगा, 20 रुपया। 6ठा स्टेशन जाना है तो कितना देना पड़ेगा, 20 रुपया देना पड़ेगा। सो क्या है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट यहाँ पर फिक्स का है, कुछ एलिमेंट यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी होता है, पहला 25 यूनिट्स के लिए कुछ अलग चार्जेस है, नेक्स्ट 35 यूनिट्स के लिए कुछ अलग चार्जेस है, नेक्स्ट 40 यूनिट्स के लिए अलग चार्जेस है, ठीक है। तो ये भी क्या है, फर्स्ट जो 25 यूनिट्स है उसके लिए क्या है, फिक्स है, नेक्स्ट 35 यूनिट्स के लिए क्या है, फिक्स है, नेक्स्ट 40 यूनिट्स के लिए क्या है, फिक्स है। बट क्या हो रहा है कि ओवरऑल क्या हो रहा है, मान लीजिए आपका 100 यूनिट्स है, ठीक है, टोटल 100 यूनिट्स कंज्यूम हुआ है, ठीक है, तो जो फर्स्ट 25 यूनिट्स है उसके लिए मान लेते हैं 2 रुपया है, ठीक है, नेक्स्ट 35 यूनिट्स है उसके लिए मान लेते 3 रुपया लेते, नेक्स्ट 40 यूनिट्स है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 4 रुपया है, ठीक है। तो देखना 25 यूनिट के लिए फिक्स है, लेकिन जैसे हम लोग 60 यूनिट टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60 यूनिट्स के लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर ये 40 यूनिट के लिए फिक्स है, ठीक है, फिर यहाँ पर 100 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेमी वेरिएबल में कुछ कंपोनेंट रहता है फिक्स का, कुछ कंपोनेंट रहता है वेरिएबल्स का, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।